सबसे पहले ये कहता है कि मैं विराट कोहली का फैन हूं। ये आया क्यों? क्योंकि इसको पता है कि दोनों साइड्स में सबसे बड़ा स्टार कौन है? विराट कोहली। सबसे बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया में कौन सा है इस वक्त? विराट कोहली, राइट। बाकी आप पाकिस्तान को जूता मारें, उनके बच्चों को भूखा रखें, कुछ भी करें, उनके इमरान खान की हत्या कर दें, मर्डर कर दें, उसका जेल में सब कुछ झेल लेगी पाकिस्तानी आवाम, लेकिन जो नहीं झेल पाएगी वो है यहूदी से हाथ मिला। पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इज सप्लाइंग 155 mm शेल्स टू इजराइल, और सबसे कम जो कमी पड़ती है ना 155 mm शेल्स की पड़ती है। दोस्तों जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों कल जो मैच हुआ ना, उसमें जब विराट कोहली था फील्ड में तो एक बंदा भाग कर आया था, वो फ्री पैलेस्टीन और स्टॉप बॉम्बिंग पैलेस्टीन की टी शर्ट पहन के, फिर उसको वहां से पुलिस पकड़ के ले गई, ग्राउंड स्टाफ उसको पकड़ के ले गया, याद होगा आपको। अच्छा, इससे जब पूछताछ करी गई तो इसने बोला कि मेरा नाम जॉन है और मैं ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखता हूं और मैं विराट कोहली का फैन हूं और मैं विराट कोहली से मिलना चाहता हूं। अब मैं आपको बताता हूं, ये जॉन बोल रहा है झूठ। 100% आई एम कन्विंस्ड ये जॉन झूठ बोल रहा है। जो भी इसका नाम जॉन है, जो भी है, ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ क्यों बोल रहा है? देखिए, सबसे पहले ये कहता है कि मैं विराट कोहली का फैन हूं। ये आया क्यों? क्योंकि इसको पता है कि दोनों साइड्स में सबसे बड़ा स्टार कौन है? विराट कोहली। सबसे बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया में कौन सा है इस वक्त? विराट कोहली, राइट। ये उससे मिलने आया, ये वहां पे सबके सामने। इसको पता था टेलीविजन कैमराज होंगे। तो ये बेसिकली क्या है कि ये प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर है। इसका विराट कोहली या क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। इसको मौका लगा, ये टी शर्ट पहन के आया और ये घुस गया पिच के अंदर। ये कुछ नहीं था, ये कोई कोहली वोली का फैन नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं। ये सिर्फ इस सो कॉल्ड दिस फेक पैलेस्टीनियन कॉज को हाईलाइट करने का एक मौका मिलना था। उन्होंने गेम का कबाड़ा करा। खैर एनीवे, एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि ये जितने भी पैलेस्टीनियन, तुम पिच पर क्यों जा रहे हो यार? तुम गाजा जाओ। देखो, अगर तुम सही में पैलेस्टीनियंस के लिए तुम्हारा दिल धड़क रहा है तो तुम अहमदाबाद की पिच में क्यों हो भाई? अहमदाबाद की पिच में क्यों हो? तुम्हें तो जाना चाहिए गाजा में। गाजा जिसका बज गया भाजा, तुम्हें गाजा जाना चाहिए। तुम गाजा जा नहीं रहे, तुम अहमदाबाद की पिच में लौट रहे हो। कभी तुम ऑस्ट्रेलिया में लौट रहे हो जमीन पे, कभी तुम न्यूयॉर्क में लौट रहे हो जमीन पे, कभी तुम लंदन में हल्ला कर रहे हो। जो असली जगह है वहां पे ये पैलेस्टीनियन सपोर्टर जा ही नहीं रहे दोस्तों, ठीक है। तो ये था फ्री पैलेस्टीन का जो नकली कीड़ा है, ये वाला था ये जॉन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सो कॉल्ड। तो दोस्तों केरला में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राजमोहन उन्निथन है उनका नाम। उन्होंने बोला कि साहब बिना किसी ट्रायल के बेंजामिन नेतन्याहू को गोली मार के उनकी हत्या कर देनी चाहिए। ये महान प्रभु हैं ये। इन्होंने बोला कि साहब बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या कर देनी चाहिए गोली मार के, ठीक है। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला? इनका कारण क्या था बोलने का? और न्यूरमबर्ग मॉडल क्या है? न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुई थी दोस्तों। ये पूरी जो जूस के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उनके खिलाफ तशद्दुद थी, टॉर्चर था, किलिंग्स थी, कॉन्सेंट्रेशन कैंप, गैस चेंबर्स, तो सबकी फिर वॉर क्राइम्स का एक ट्रायल हुई थी और लोगों को सजा मिली थी जो वॉर क्रिमिनल थे। कह रहे हैं कि वही न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हमें करनी चाहिए इसके खिलाफ, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। ये हैं कांग्रेस के महान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और भाई साहब का नाम है राजमोहन उन्निथन, ठीक है जी। इन्होंने क्यों बोला? इनका कारण क्या था? ट्रिगर था, ये वोट लेने के चक्कर में गए एक्चुअली। और जो संस्था जिसने ये ऑर्गेनाइज करा था उसका नाम है कासरागोड यूनाइटेड मुस्लिम जमात। कासरागोड यूनाइटेड मुस्लिम जमात, यानी कि वहां पे मुस्लिम समाज के लोग थे और उनको इंप्रेस करने के चक्कर में, क्योंकि वहां पे मुस्लिम समाज जो है काफी जुड़ा हुआ है फिलिस्तीन के साथ, गाजा के साथ, तो उनसे वोट पाने के लिए भाई साहब ने यहां तक बोल दिया कि आप एक दूसरे देश के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दो। दिमाग देखिए इस आदमी का, ये कह रहा है किल। अब ये क्यों खतरनाक चीज है? ये तो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये तो अपीजमेंट की राजनीति है। उसको लगा कि मुस्लिम वोट मिल जाएंगे, बोलो मार दो नेतन्याहू को। बोला साहब ने, देखो बोला मार दिया, देखो क्या बात कर रही, क्या बात, दे दो वोट। क्या कोई सचमुच जा रहा है नेतन्याहू को मारने के लिए? सोचो। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चीज क्यों चिंताजनक है। मुझे लगता है कि इसको इन्वेस्टिगेट करा जाना चाहिए एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। आई विल टेल यू व्हाई। केरला इज एज सेंसिटिव एज अ बॉर्डर स्टेट। केरला बॉर्डर स्टेट नहीं है, लेकिन केरला उतना ही सेंसिटिव है जितना एक बॉर्डर स्टेट है। कारण क्या है इसका दोस्तों? कारण यह है कि इस्लामिक स्टेट यानी कि दाइश में
सबसे ज्यादा लोग भारत से कहां से गए थे? केरल से गए थे, सबसे ज्यादा, मैक्सिमम। और राज्यों से भी गए थे, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ केरल से गए थे, लेकिन मैक्सिमम केरल से गए थे। द केरला स्टोरी इसी पे तो बनाई गई है, वो लड़कियों को फंसा के ले जाना और लड़कों को, वो नंबर उसने कोई भी दिया होगा, मैं नंबर के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है इतनी, लेकिन फैक्ट इज कि मैक्सिमम पीपल वेंट फ्रॉम केरला। देयर इज अ सेंस ऑफ रेडिकलाइजेशन इन केरला, जिसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार कुछ कर रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तो एक स्टेट इशू है, और मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार कुछ कर रही है। राज्य सरकार को पता भी है कि किस लेवल का रेडिकलाइजेशन है। दे आर जस्ट लिविंग विद द प्रॉब्लम, दे आर जस्ट पोस्टपोनिंग द प्रॉब्लम, जस्ट एडजस्टिंग विद द प्रॉब्लम। आप एक बात सोचिए, अगर कोई नेता, ठीक है, ये उन्नेथन जो था, अगर कोई नेता एक भीड़ के सामने किसी और देश के प्रधानमंत्री के लिए यह कह सकता है कि उसको गोली मार दो, इस उम्मीद से कि मुझे वोट मिलेंगे इस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन से, ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि उस नेता, और वो नेता क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि चुनाव के लिए खड़ा होगा कभी ना कभी, यानी कि उसको लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की पल्स क्या है, वो उसको पता है, वो उसको पता है। तो आप समझ लीजिए किस लेवल का रेडिकलाइजेशन है कि आपको किसी की मौत की ख्वाहिश करनी पड़ती है यह कि आपको वोट मिल जाए। एक इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट की मौत की ख्वाहिश कर रहा है, वो कह रहा है उसको मर जाना चाहिए, गोली मार दो उसको बिना ट्रायल के, कि उसको वहां पे जो एक मुस्लिम संस्था ने उसको पूरा जो ये मीटिंग करवाई थी, ये टॉक करवाई थी, उसमें जाके। और यही चीज डॉक्टर शशि थरूर ने भी बोली थी। डॉक्टर शशि थरूर ने लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोला, क्या बोला कि यार देखो, मैं पैलेस्टीन के साथ हूं, लेकिन जो हमास ने करा गलत करा, हमें दोनों तरफ की बात करनी चाहिए। डॉक्टर शशि थरूर ने बैलेंस करने की कोशिश करी, ही ट्राइड टू बैलेंस। उन्होंने बोला कि यार देखो, जो इजराइल बमबारी कर रहा है, इतने लोग मार रहा है, गलत है, लेकिन जो हमास ने करा ना, जो 1400 इजरायली मारे, वो भी गलत है। आपको पता है क्या करा? उनको एक मीटिंग एड्रेस करनी थी, उनको एक मीटिंग एड्रेस करनी थी, उनकी मीटिंग कैंसिल करवा दी, वो मीटिंग ही कैंसिल करवा दी, उनका जो इनविटेशन था वो कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया। आपने हमास के खिलाफ कैसे बोल दिया? आपने हमास के खिलाफ किस प्रकार से आप बोल सकते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं साहब हमास के खिलाफ? आप तो बोल ही नहीं सकते हमास के खिलाफ। तो एक ऐसा राज्य जहां पे कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं पूरे केरल की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग अगर हमास को हीरो समझते हैं, अगर वो हमास को हीरो समझते हैं, और अगर हमास के लीडर को एक टॉक के लिए बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड टॉक हो, जहां पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहता है कि बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है इजराइल का, उसको गोली मार के उसकी हत्या कर देनी चाहिए, आप समझ लीजिए इन व्हाट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम वी आर। दिस इज अ सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशू। हम इसको इतना लाइटली नहीं कह सकते, चलो उसने कोई सियासी बयान दे दिया, राजनीतिक लोग मार देते ना हवा में, फायरिंग कर देते हैं हवा में कि चलो राजनीतिक बयान दे, नहीं, ये राजनीतिक बयान की बात नहीं है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कन्विंस्ड है कि जब मैं मौत की बात करूंगा, जब मैं हत्या की बात करूंगा, तब मुझे वोट मिलेंगे, इसलिए उसने करा। और ये जमीन से जुड़ा हुआ आदमी होगा यार, ये जमीन से जुड़ा हुआ, उन्हीं के वोट लेके तो बनाए ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आम जनता के वोट लेके तो बनाए ये, और किसके वोट लेके बनाए? अब ये कहता है कि आम जनता को चाहिए ये मसाला। नेता तो वही कहता है जो लोगों को पसंद है, क्योंकि उसको वोट चाहिए होते हैं, तो इसने बोल दिया हत्या कर दो नेतन्याहू की। आप पूरा अगर इसको परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि वहां पे कितना ज्यादा मामला धीरे धीरे केरला में खराब होता चला जा रहा है। दोस्तों, बीच में 2-3 ट्वीट्स हो गए, उसमें गौतम अडानी भी थे, उसमें देवेंद्र फडणवीस जी भी थे, उसमें सारे लोग थे, और ट्वीट में यह कहा गया है कि भारत एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। अच्छा, औपचारिक रूप से फाइनेंस मिनिस्ट्री या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या और किसी ने इसके बारे में बात नहीं करी, ना ट्वीट करा है, लेकिन the milestone was hailed by billionaire and Adani Group chairman Gautam Adani, 2 union ministers and Maharashtra deputy minister on Sunday. ये एक unverified screen grab है from a live tracking GDP feed for all countries based on IMF data. ये IMF डेटा है जो शेयर करा गया है। अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम आपको इस मामले में बताते हैं। दोस्तों, भारत की रिकॉर्डेड जीडीपी ग्रोथ जो अप्रैल और जून के पीरियड में थी, यानी कि एक क्वार्टर के, वो थी 7.8%, जो कि जबरदस्त है, हाईएस्ट इन ऑल द 4 क्वार्टर्स है, और ऑन द बैक ऑफ डबल डिजिट एक्सपेंशन इन द सर्विसेज सेक्टर,
रिगेनिंग इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, यानी कि भारत ने अपनी पोजीशन जो थी कि फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, चाइना को बीट कर दिया, अमेरिका को बीट कर दिया, ग्रोथ के पैटर्न के हिसाब से वो भारत ने रिटेन करा है। इंडिया इज स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 7.8% जीडीपी ग्रोथ इन जून क्वार्टर इज हायर देन 6.3% रिकॉर्डेड बाय चाइना। तो चाइना की 6.3 थी दोस्तों और हमारी थी 7.8। तो आप समझ लीजिए कहां 6.3 कहां 7.8। आपने यानी कि भारत ने चाइना को भी इस मामले में बीट करा है। और जुलाई में एक एनालिसिस करा था पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, और यह प्रिडिक्ट करा था कि इंडियन इकोनॉमी 4 ट्रिलियन 4 खरब डॉलर का मार्क 2024-2025 में पार कर जाएगी। और यह भी बोला था कि पर कैपिटा नॉमिनल जीडीपी होगी 2800 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएगी। अभी लोग कह रहे हैं अभी क्रॉस कर गई है। ये चेक करके ही जो लोग हैं इसके माहिर हैं, जो इकोनॉमी को समझते हैं, ये लिया जाएगा। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने इसलिए इसके बारे में ट्वीट नहीं करा है बिकॉज नाउ दे आर वेटिंग फॉर कोलैबोरेशन। ये देख रहे हैं कि साहब बाकी लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में। 100 अब इनके लोग घुस गए होंगे बीच में डेटा को लेके कि एक्चुअली 4 ट्रिलियन का है कि नहीं है, ऊपर नीचे है। क्योंकि वंस इट कम्स आउट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफिस, फिर दोस्तों उसमें ना आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार 1 अरब से रह गया, 3 अरब से रह गया, फिर आप ये स्टोरी नहीं सुना सकते। अगर वो तीर जो है वो कमान से निकल गया तो निकल गया। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो लोग ज्यादा चेकिंग कर रहे हैं, एक एक चीज कर रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ दिनों में हमें कुछ पता चले इस मामले में। अच्छा, जो हूथी रिबेल्स थे भाई, हूथी रिबेल्स ने क्या करा है कि इन्होंने एक कार्गो शिप सेलिंग फ्रॉम टर्की टू इंडिया वाज हाईजैक। तो तुर्की से वो आ रहा था भारत, ठीक है जी, एक पानी का जहाज तुर्की से आ रहा था भारत। इसको ईरान के बैक जो हूथी रिबेल्स हैं उन्होंने कैप्चर कर लिया। ये ईरान हर समय ऐसी आड़े टेढ़ों को फंड करता है, कभी ये हमास को फंड करता है, कभी ये हिजबुल्लाह को फंड करता है, कभी हूथी को फंड करता है। इन सबको ईरान ये करने के लिए, यानी कि इन द सेंस दैट फंडिंग टेररिज्म, तो ये उन्होंने कर दिया। इनको ये पता लगा, अच्छा इस जहाज का नाम था गैलेक्सी लीडर, और ये ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स, ये गाड़ियां ले जा रहा था कॉर्फेस तुर्की से लेकर पिपावव गुजरात। इसको रेड सी में पकड़ लिया। ये तुर्की से गुजरात गाड़ियां ला रहा था। गैलेक्सी लीडर इज ओन्ड बाय ब्रिटिश कंपनी। ये एक अंग्रेजों की कंपनी है, यूके की कंपनी है। इसको जापानीज फर्म चलाता है और बहामास में रजिस्टर्ड है। याहिया सरेया हूथी स्पोक्सपर्सन है। इसने बोला कि ये सारे शिप्स टारगेट करेंगे जो कि इजरायली कंपनियों के हैं या इजरायली फ्लैग जो वेव करते हैं, सारे शिप्स को। अब ये देखिए, इन सब की जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, पहले सिर्फ जमीन पे टेररिज्म करते थे रेडिकल्स, अब ये समुद्र पर भी करने लगे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कंडेम करा है, बोला है दिस इज एन एक्ट ऑफ ईरानियन टेररिज्म। ये ईरान की दहशतगर्दी है। ये ईरान इसमें ये टेररिज्म फैला रहा है ईरान इसमें। और ये भी बोला है कि इजराइल स्ट्रांगली कंडेम्स द ईरानियन अटैक अगेंस्ट एन इंटरनेशनल वेसल। देखिए ना, बात यह है कि ये सब कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जो हूथी हैं उनका क्या लेना देना है, मैं वही पूछता हूं, तुम्हारा क्या लेना देना है यार। इनको पैसे मिल रहे हैं ईरान से। ये ईरान के बच्चे हैं, ये ईरान के 3 बच्चे हैं, ठीक है जी। एक हमास है, एक हिजबुल्लाह है, एक हूथी है। तीनों एच नाम के तीनों बच्चे, ठीक है, ईरान के। ये सारे के सारे अब क्या हूथीज क्या कर रहे हैं कि दे आर नाउ टारगेटिंग वेसल्स। अब इन्होंने गलत जो है जहाज इसको उठा लिया। अच्छा, उसमें जो क्रू था, क्रू में एक भी इजरायली नहीं था और कोई हिंदुस्तानी भी नहीं था, जबकि इंडिया ही आ रहा था शिप, क्योंकि इट इज रन बाय जापानीज कंपनी। जाहिर सी बात है उसमें काफी सारे मल्टीनेशनल क्रू होगा, लेकिन उसमें जापानीज भी होंगे, उसमें कोई इजरायली नहीं था। तो मुझे लगता है इनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये अब हमें ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। इंडियन नेवी विल हैव टू गेट एक्टिव। और जहां पे हूथी ज्यादा उछलें, क्योंकि हमारे भी शिप्स वहीं से जाते हैं, और कुछ नहीं पता इन लोगों को, ये बोलें कि साहब भारत से बड़ी आवाजें निकलती हैं इजराइल के सपोर्ट में, एक भारतीय जहाज को भी हम ऐसे उठा लेते हैं, हमारे जो सामान ले जाते हैं ना जहाज। तो मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा सा इंडियन नेवी का डिप्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए। जो लोग बैठे हैं, सीनियर लोग हैं, उन्होंने सोच ही लिया होगा इसके मामले में। ऐसी बात नहीं कि नहीं सोचा होगा, या वहां पे शिप्स हमारे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन। और मैं यहां तक कहूंगा कि हमें इजराइल की मदद करनी चाहिए। अगर इजराइल को कुछ भी चाहिए, सामान इधर से उधर करना है ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, तो इंडिया शुड गिव इंडिया शिप्स टू इजराइल की, क्योंकि हमें तो कुछ कहेंगे नहीं। हूथीज अगर हमें कुछ कहते हैं तो इंडियन नेवी उनका कचूमर बना देगी, ये बात तय है, ठीक है। और मैं चाहता हूं
कि ये कुछ करके देखें एक बार हमारे साथ. दे शुड ट्राई समथिंग फनी, देन दे वेट फॉर द रिस्पॉन्स एंड सी व्हाट इंडिया डज टू देम. है जी. तो अभी ये हो गया है. अब जहाज उन्होंने अभी तक छोड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि उसमें कोई भी इजरायली नहीं है, कोई भी भारतीय नहीं है इस पूरे जहाज में. संडे को यमन बेस्ड ग्रुप जो है उसने स्टेटमेंट दिया टेलीग्राम में, अर्ज्ड ऑल कंट्रीज टू विड्रॉ सिटीजंस वर्किंग ऑन क्रूज ऑफ दीज शिप्स टू अवॉइड शिपिंग और हैंडलिंग दीज वेसल्स. बोला कि भाई देखो, अब ये जो हुती रेबल्स हैं, इन्होंने क्या करा है कि टेलीग्राम ग्रुप में एक धमकी दी है, और धमकी के दौरान इन्होंने ये बोला है कि भाई साहब ऐसा है कि जो अगर आपके मुल्क के कोई लोग इन जहाज़ों में काम कर रहे हैं तो उनसे बोलो कि नौकरी छोड़ दें, वरना कल ये भी निपटा दिए जाएंगे. क्योंकि हो सकता है इजरायली को सामान जा रहा हो, और अगर इजरायली सामान जा रहा है देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग उसको टारगेट करेंगे. तो ये खुला खुला समुद्रों के ऊपर टेररिज्म फैला रहा है ईरान, हुथी, हमास और हिजबुल्लाह. 3 बच्चे हैं ईरान के, नाजायज बच्चे तीनों के 3, और उससे ईरान आगे काम करवाता है. अच्छा, एक और खबर आई है दोस्तों, और खबर क्या है? खबर थोड़ी सी अटपटी है, पता नहीं, बट यह खबर मिली है कि पाकिस्तान फिर से 2 मुंहे सांप की तरह काम कर रहा है. पाकिस्तान फिर बिक गया. सबके सामने कहते हैं यहूद हनूद की साजिश, सबके सामने ये कहते हैं कि यार यहूदियों को मार डालेंगे, जिहाद फी सबीलिल्लाह, इंशाअल्लाह सारे यहूदियों को, ये फलाना ठिमका, पूरी पिक्चर बना दी इन्होंने लाहौरियों ने. और एंड में रिपोर्ट क्या आ रही है भाई कि ये इजराइल को सप्लाई कर रहे हैं 155 mm शेल्स. एक ऑनलाइन रिपोर्ट लीक हुई है. पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इज सप्लाइंग 155 mm शेल्स टू इजराइल. और सबसे कम जो कमी पड़ती है ना, 155 mm शेल्स की पड़ती है दोस्तों. ये कौन सा शेल है? आपने बोफोर्स का नाम सुना होगा. बोफोर्स भी 155 mm है. ठीक है जी. बोफोर्स इज ऑल्सो 155 mm. तो वैसा ही एक शेल उसकी कमी पड़ रही है, और वहां पे इजराइल में पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है. अभी देखिए इसमें क्या है. एक फ्लाइट ट्रैक करी गई. अब सुनिए ये कैसे पता लगा कि पाकिस्तानी चोरी कर रहा है. क्यों? पाकिस्तान पहले भी करता था, ऐसी बात नहीं है. पाकिस्तान जब तालिबान के साथ था ना, तो अमेरिका से पैसे ले रहा था, तालिबान को मरवा रहा था. फिर तालिबान से पैसे लेकर अमेरिका को मरवाने लगा. पाकिस्तान ने दोनों तरफ से पैसे लिए हैं. इसलिए तो इनकी जनरलों की इतनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं लंदन में और ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में. राजाओं की तरह जीते हैं. क्यों? अपने देश को बेच के. इन्होंने फिर देश बेच दिया पाकिस्तान. फ्लाइट ट्रैकर डेटा की ब्रिटिश एयरफोर्स प्लेन फ्लू फ्रॉम बहरेन. ये बहरेन जो है, ठीक है जी, अरब कंट्री है बहरेन. वहां से नूर खान बेस जो कि रावलपिंडी में है, वहां से उड़ा एंड रीच्ड एन एलाइड बेस इन साइप्रस वाया ओमान. ये साइप्रस पहुंचा ओमान के थ्रू. ओमान में भी अमेरिकन का बहुत बड़ा अड्डा है. ठीक है जी. जो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का अक्रोटीरी बेस है साइप्रस में, ये इंटरनेशनल मिलिट्री हब हो गया टू सप्लाई एमुनिशन टू इजराइल अमिड वॉर विद हमास. Earlier, Israeli newspaper Haaretz reported that over 40 US transport aircraft, 20 British transport aircraft and 7 heavy helicopters flew to RAF Akrotiri carrying equipment. नाम. अब देखो जी भाई साहब, अब ये स्टोरी निकल के आ रही है कि इन्होंने क्या करा कि डायरेक्टली नहीं दिया. क्योंकि भाई अगर पाकिस्तान डायरेक्टली सप्लाई करेगा आर्म्स एंड एमुनिशन इजराइल को, तो आम पाकिस्तानी तो इनके घर में, क्योंकि यहूदियों के खिलाफ इतनी नफरत है, इतनी, पता नहीं क्यों नफरत है. इन्होंने कभी जिंदगी में एक यहूदी नहीं देखा, लेकिन नफरत है. जला देंगे, मार देंगे, काट देंगे यहूदियों का, काफिरों को काट देंगे इंशाल्लाह. पूरे दिन पाकिस्तानी टीवी पे यही ड्रामा चलता रहता है. ठीक है. तरबूज नहीं काटा इन लोगों ने आज तक, लेकिन काट देंगे, मार देंगे. अच्छा, ये एक्चुअली काट देंगे, मार देंगे अपने लीडर्स को जिस दिन उन्होंने पता लगा कि चुपचाप से ये वेपन सप्लाई कर रहे हैं. अब देखो जी, मैं फिर से आपको बताता हूं. बहरेन से हवाई जहाज चला और पहुंचा नूर खान बेस पाकिस्तान के रावलपिंडी में. ठीक है. रावलपिंडी जहां पे जीएचक्यू है, सारी पाकिस्तानी फौज है, वहां पे पहुंचा, और वहां से फिर चल के साइप्रस पहुंचा वाया ओमान. ओमान के थ्रू जाके साइप्रस पहुंचा. ठीक है जी. अब ये साइप्रस क्यों पहुंचा? क्योंकि साइप्रस में जो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का, यानी कि ब्रिटानिया की जो रॉयल एयरफोर्स है, उसी का जहाज पहुंचा. और ये यहां पे क्यों पहुंचा साइप्रस? क्योंकि यहां पे जो अक्रोटीरी बेस है, एक बेस है जिसका नाम है अक्रोटीरी, जहां पे ये पूरे ब्रिटेन के फौजी हैं, वो एक हब बना है, इंटरनेशनल मिलिट्री हब, सप्लाइंग एमुनिशन टू इजराइल. वहां से सप्लाई हो रहा है. और यहां पे पहले भी 40 अमेरिकन जहाज आ चुके हैं, 20 ब्रिटिश जहाज आ चुके हैं, और ये हेवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स
RAF के, रॉयल एयरफोर्स, जो कि ब्रिटानिया की एयरफोर्स है, रॉयल एयरफोर्स कहते हैं, वो ये सब कर रही है। तो अब इन्होंने क्या करा कि अपने जहाजों में नहीं भेजा पाकिस्तानियों ने, ये बड़े चंटे हैं इस मामले में। उन्होंने बोला देखिए सामान हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें खजूर मांगती, खजूर, वी नीड खजूर। तो उन्होंने खजूर लिए और उन्होंने यहूदियों को सप्लाई कर लिया। अब दोस्तों ये बम पाकिस्तान में फटने नहीं देंगे वहां के लोग। उनकी जो फौज है जिसने बेचा बेची करी है ना, उनकी फौज कभी नहीं आने देगी पाकिस्तान की टीवी में, कभी नहीं, नेवर, दे विल नेवर अलाउ। क्योंकि उनको पता है कि यहूदियों के साथ हाथ मिलाना मतलब मौत। बाकी आप पाकिस्तान को जूता मारें, उनके बच्चों को भूखा रखें, कुछ भी करें, उनके इमरान खान की हत्या कर दें, मर्डर कर दें, उसका जेल में, सब कुछ झेल लेगी पाकिस्तानी आवाम। लेकिन जो नहीं झेल पाएगी वो है यहूदी से हाथ मिलाना। अब ऐसा क्यों है, ये कहानी 1400 साल पुरानी है कि क्यों है, पर ये है, ये मान के चलिए है। एक इतिहास के बारे में बात करी है कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रीचिंग आउट टू इजराइल वाया टर्की। पाकिस्तान ने पहले इजराइल के साथ दोस्ती करा दो, इन्होंने तुर्की का इस्तेमाल करा। 2009 में विकीलीक्स जो थी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI cautioned Israel against an upcoming terrorist attack in Mumbai. The 26/11 attacks when Pakistan-based terrorists also targeted Jewish cultural center. विकीलीक्स ये कहता है कि ISI जिसने कि 26/11 अटैक प्लान करा था मुंबई के ऊपर, इन्होंने इजराइल को बता दिया कि वहां पे कोई अटैक होने वाला है तो अपने बंदे हटा लो, जबकि वहां पे इजरायली मारे गए, फिर वो मारे गए। लेकिन ये ISI ने बोला था। और सक्सेस ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड्स इन 2020 आउस्टेड पाकिस्तानी मिनिस्टर इमरान खान क्लेम द यूनाइटेड स्टेट्स एटलीस्ट वन अदर कंट्री हैड बीन पुटिंग इंक्रीज डिप्लोमेटिक प्रेशर इन इस्लामाबाद टू नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल। तो ये भैया ये पहली चीज नहीं है जो पहली बार हुई है, ये बहुत पहले से डांस करना चाहते हैं इजराइल के साथ। अपने पासपोर्ट पे लिखा है कि आप यहूदियों के पास नहीं जा सकते, आप दुनिया में हर देश में जा सकते हैं लेकिन इजराइल में नहीं जा सकते। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट में लिखा है दोस्तों। लेकिन भूखे पेट ना हो भजन गोपाला है भाई, साफ सीधी बात है। खजूर मांगती, पैसा चाहिए। तो पाकिस्तान ने फिर एक बार अपनी इज्जत, अपनी गैरत और अपनी कौम को चंद टकों के लिए बेच दिया। चंद टके तो नहीं, टके तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन बेच दिया। ठीक है जी। यहूदियों के सिर्फ हाथ नहीं मिलाए इन्होंने, यहूदियों से गले मिल गए। यहूदियों ने बोला लो पैसा, इन्होंने बोला लाओ पैसा, और इनका गेम खत्म हो गया। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। ये कुंज शाह जी हैं। हेलो मेजर जयंत कुंज जी। ये कहते हैं कि जब भारत POK को टेक ओवर करेगा तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जज करेगी क्रेडिबिलिटी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द रीजन वेदर दे आर जेन्युइनली आर लॉस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नॉट एनी टेररिस्ट इन डिसगाइज। अगर हम लोग POK हथिया लेते हैं और जब हम POK को हथियाएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो आवाम है, वहां के लोग हैं, ये हमारे सगे हैं कि नहीं है। अब देखिए, इसका कोई थर्मामीटर तो होता नहीं है कि आपने मुंह में डाला और पता लग गया कितना टेम्परेचर है इसका। वो तो जब जाएंगे तब देख के पता लगेगा। धीरे 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 जो देश के खिलाफ हैं फिर उनको टाइट करा जाएगा, जो देश के खिलाफ हैं उनको टाइट करा जाएगा, जो भारत के सगे हैं उनको रिवॉर्ड करा जाएगा। इसी तरीके से धीरे धीरे कहानी बनेगी। तो इसमें कोई कैसे पता लगेगा ये तो समय ही बताता है। इसमें कोई पता लगने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन पता लग जाती हैं चीज़ें। ये चीज़ छुपती नहीं है, राइट, ये चीज़ छुपती नहीं है। अच्छा दोस्तों, दूसरा सवाल ये है, आदित्य जी का है कि सर आई हैड अ क्वेश्चन इन माइंड। मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, जियोपॉलिटिक्स से थोड़ा सा अलग है। आपको डार्क वेब के बारे में क्या पता है? एंड थ्रेट्स फॉर द नेशन एज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बिंग डिसइंटीग्रेटिंग थिंग्स अगेंस्ट आवर नेशन आर देयर। देखिए, डार्क वेब में आप डार्क वेब को रोक नहीं सकते, पहली चीज। और अगर आपको लगता है कि भारत के खिलाफ डार्क वेब में बहुत कुछ है, तो आप दुश्मनों के खिलाफ डार्क वेब में खुद क्यों नहीं डाल रहे? मेरा मतलब आपसे नहीं है आदित्य जी, मैं आपसे नहीं बोल रहा कि आप क्यों नहीं डालते, हमारा देश क्यों नहीं डालता। आपको क्या लगता है, अगर हमें बुरा लगेगा तो क्या डार्क वेब बंद हो जाएगा? हमें बुरा लगने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें खुद ही काम करना है, राइट, वी हैव टू डू इट अलोन। हमें अकेले काम करना है और अपनी भलाई के लिए काम करना है। तो डार्क वेब का फायदा उठाया जाए। आई एम श्योर समबडी मस्ट बी वर्किंग ऑन इट। आई डोंट हैव नॉलेज कि इस वक्त गवर्नमेंट का कौन सा खुफिया प्रोग्राम डार्क वेब को देख रहा है, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, फिक्र मत करिए। समबडी मस्ट बी लुकिंग एट इट। राकेश स्वैन, सर मेरा सवाल, पहली बात तो राकेश जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि रूस और यूक्रेन का वॉर है, क्या चल रहा है इन दोनों देशों के बीच में? हुज अहेड इन दिस वॉर? इज रशिया सक्सीडेड एज पर प्लान? इज यूक्रेन स्टिल एबल टू ऑब्स्टिकल रशिया इज यूएसए? नहीं, मुझे लगता है अभी स्टेलमेट की सूरत है। लोग मर रहे हैं दोनों साइड पे, भी कुछ नहीं हुआ इस वॉर में प्रोग्रेस, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी दुनिया थक जाएगी और दुनिया बोलेगी चलो सीज फायर करो, तो मुझे लगता है कि इसमें एंड में जीत रूस की होगी। रूस यही चाहता है कि ये यूक्रेन जो है नेटो के साथ न जाए। मुझे लगता है कि यही होगा एंड में जीत रशिया की होगी।
क्योंकि देखिए, रूस ने तो अपने फौजी डाल दिया यूक्रेन के अंदर, रूस ने तो कर दिया अटैक, पर क्या ये हिम्मत नेटो ने करी कि अपने फौजी यूक्रेन के अंदर डाल दे? ना, नहीं करी हिम्मत। तो भैया अगर तुम्हें हिम्मत ही नहीं अपने फौजी डालने के लिए, लड़ने के लिए, तो फिर कौन सी बात कर रहे हो? सैंक्शन लगा के या वो ज़ेलेंस्की को तुम और ज़्यादा बम पटाखे दोगे और कुछ और हथियार वथियार दे दोगे, कुछ अरब डॉलर दे दोगे तो जीत जाएगा? लड़ाई ऐसे नहीं जीती जाती, एक पूरा सिस्टम, एक पूरा इकोसिस्टम होता है। तो मुझे लगता है कि एंड में जीत जो होगी दोस्तों, वो रशिया की होगी। किस तरीके से? ऐसा नहीं कि पूरा यूक्रेन हड़प जाएगा, नहीं, लेकिन जब भी सीज फायर की बात होगी, गिव एंड टेक, आई थिंक रशिया विल बी नेगोशिएटिंग फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ वीकनेस। अच्छा जी, जीसी पॉज, ये नहीं पता आपका नाम क्या? जैन सर, जैन जीसी पॉज जी, वाई इज इंडिया सेंडिंग ह्यूज एड टू पैलेस्टीन? भारत पैलेस्टीन एड क्यों भेज रहा है? आपके व्यूज क्या हैं? नहीं, भारत पैलेस्टीन को देखिए, जो बच्चे हैं, जो फिलिस्तीनी बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी मदद करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है? कोई ये नहीं कह रहा कि फिलिस्तीनी सारे के सारे हमास हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूं कि जो फिलिस्तीनी एपरेटस है हमास से अलग, वो हमास का समर्थक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पैलेस्टीनियन एपरेटस, द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, द गवर्नमेंट सो कॉल्ड ऑफ पैलेस्टीन एंड हमास, देयर इज नो डिफरेंस, मैं ये कह रहा हूं। पर अगर कोई छोटा बच्चा है जो फिलिस्तीनी है, अगर उसको चोट लगी, अगर हम उसके लिए पट्टी भेजें, कोई भूखा है उसके लिए खाना भेजें, उसके लिए इलाज करें, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है, ये भेजनी भी चाहिए। दुश्मनी उन बच्चों से नहीं है, दुश्मनी उस बुजुर्ग से नहीं है, लेकिन हमास हैज़ टू बी वाइप्ड आउट, PLO ऑल्सो हैज़ टू बी वाइप्ड आउट, दिस आई एम वेरी श्योर। हमास का निपटारा होगा ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहां पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।